नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। परंपरागत खेती से किसानों को बहुत ही कम उपज मिलती है। कृषि के क्षेत्र में रोज बहुत नए नए आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन वह वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला तक ही सीमित होते हैं। इन आविष्कारों का फायदा किसान नहीं उठा पाते हैं और इसलिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर सुबह आपसे मिलने के लिए आते हैं। गोभी की अलग अलग किस्में जुलाई से लेकर मार्च माह तक खेतों में रहती हैं और इस समय अधिक एरिया पर इसकी खेती की जाती है। इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कीट रोगों की रोकथाम पर ध्यान जरूर दें। आज हम आपको गोभी के फसल में लगने वाले रोग के प्रबंधन पर बता रहे हैं, जो प्रस्तुत है आज के विशेष अंश में। सब्जियों में गोभी वर्गीय सब्जियों का बहुत महत्व है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश और अन्य ठंडे गर्म स्थानों पर बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी और पैदावार कीट और रोगों के प्रकोप से बहुत प्रभावित होती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीट रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर लें, तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वो है तना सड़न रोग, जिसे हमारे कुछ किसान भाई सफेद सड़न के नाम से भी जानते हैं। ये फंगस से फैलने वाला रोग है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में दिन के समय पौधे की पत्तियां लटक जाती हैं और रात के समय स्वस्थ दिखाई देती हैं। तने के निचले भाग पर जलीय धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद फंगस दिखाई देने लगता है, जिससे तना सड़ने लग जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आगे चलकर उत्पादन में भारी गिरावट देखने में आती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसी तरह किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसल में अल्टरनेरिया काला धब्बा रोग भी काफी देखने में आता है। ये भी फंगस से फैलने वाला रोग है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में छोटे काले छल्लेदार गोल धब्बे पत्तियों और तनों पर दिखाई देते हैं, जो आपस में मिलकर पत्तियों को सुखा देते हैं, जिससे पत्तियां गिरने लगती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पहले ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप खेत की तैयारी के समय 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर भूमि को उपचारित कर लें और कार्बेंडिज्म 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बीजों की नर्सरी में बुआई करें और रोपाई के समय भी इसी दवा से पौध को उपचारित करके रोपाई करें और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। अगर किसान भाइयों इन बताए गए उपायों को अपनाने के बावजूद भी इन रोगों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा, तो फिर आप इन रोगों के रासायनिक नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम और कार्बेंडोजिम 1 ग्राम को मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर जब फसल में फूल बनना शुरू हो जाए, तब नियमित अंतराल पर छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर कर दें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे और अपने उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। किसान भाइयों, कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आपको जयपुर राजस्थान के प्रगतिशील पशुपालक रतन लाल यादव से मिलवाया था, जो सफल डेयरी व्यवसाय करके लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी आय कमाने के लिए किस प्रकार से करते हैं पशुओं का प्रबंधन, आइए जानते हैं। पशुओं को किस तरीके से हम रखते हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से चारा बांट के लाते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सुबह 4 बजे करीब उठ के लग जाते हैं मजदूर भैंसों के लिए। सबसे पहले उठ के और दूध निकालने का काम सबसे पहले करते हैं। अच्छी तरह से भैंसों का थन वन धो के उसके बाद में दूध निकालना स्टार्ट करते हैं। दूध जब निकल जाता है, उसके बाद में जो गोबर होता है ना पशुओं के पास में, उसको उठा के और दूसरी जगह रख देते हैं, उठा के दूसरी जगह डाल देते हैं। आज के समय में डेयरी व्यवसाय लाभकारी व्यवसाय हो गया है। इसे साबित कर दिखाया इस पशुपालक ने, जो उचित समय पर सिस्टमैटिक तरीके से डेयरी का प्रबंध करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनके डेयरी पशुओं की आवास व्यवस्था के बारे में। अब जैसे सर्दियों का मौसम रहेगा तो पशुओं को अंदर रख देंगे और जिसको जैसे ब्याएगा उस पशु के मतलब है ना, जो अलग से उसकी व्यवस्था करेंगे कि उसको सर्दी नहीं लगे, ऐसा इंतजाम करेंगे कि उसको जूल पल्ली लगा के और एक साइड में अच्छी तरीके से बांध देंगे, ताकि पशु के पास गीली मिट्टी भी नहीं रहे और जहाँ गीली मिट्टी है वहाँ सूखी मिट्टी डाल के और उसको एकदम सूखा रखते हैं पशु को, ताकि उसको सर्दी जुकाम नहीं लगे। अगर सर्दी रहेगी तो बाहर से अंदर धूप में उनको निकाल देंगे सर्दी में। और गर्मियों के दिनों में जैसे किसी पशु को ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उसके लिए पंखा, कूलर ये सब व्यवस्था कर रखे हैं पशुओं को अलग से बाड़े में। अगर ज़्यादा धूप रहेगी, गर्मी का टाइम रहेगा तो छाया में बांध देंगे और छत के नीचे।
जहाँ पे अच्छे से मतलब गायों को ज़्यादा गर्मी लगती है, विशेषकर जो HF जो गाय हैं उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उनके लिए कूलर लगा रखा है और भैंसों के ऊपर पंखा है, सब भैंसों के लिए पंखा लगा रखा है, तो उससे गर्मी से बचा लेते हैं। उसके बाद में जैसे मैनेजमेंट ये है कि जो ब्याए हुए पशु हैं उनको अलग रखेंगे और जो नहीं ब्याए हुए उनको अलग रखेंगे, तो उससे हमको ध्यान रहेगा हर चीज़ का। डेयरी व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार स्वस्थ पशु हैं और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके आहार पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तभी दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन मिलता है। तो ये पशुपालक अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के साथ अधिक दूध लेने के लिए कौन कौन से चारे दाने खिलाते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। दूध देने वाले पशु है ना, उनको अलग बाड़े में रखते हैं, जो बिना दूध देने वाले हैं उनको अलग बाड़े में रखते हैं, क्योंकि फीड भी उनको अलग देते हैं, इनको अलग देते हैं। फीड में भी फर्क है, जैसे ब्याने वाले पशुओं को अलग देते हैं, ब्याहुओं को अलग देते हैं, और जो दूध कम देते हैं उनको अलग से फीड देते हैं। उस तरीके से 3 प्रकार का फीड हम देते हैं। जैसे जो बना के और आग में पका के जो फीड देते हैं वो ब्याए हुए पशुओं को हम ज़्यादा देते हैं। उसके अलावा जो ब्याने वाला पशु है उसको ज़्यादातर भिगो के हम, जैसे चना चूरी है, काकड़ा खल है, ये सब मिला के, और घी तेल ये सब मिला के उनको अलग से देते हैं। और जो गुड़ है वो ब्याए हुए पशुओं को ज़्यादा देते हैं हम। ब्याया हुआ पशु होता है उसको गुड़ देते हैं, और साथ में सरसों का तेल है, कैल्शियम है, ये सब मिला के देते हैं। और बात करते हैं ब्याने से पहले पशुओं को हम जो होता है ना उसके लिए बच्चा ग्रोथ करने के लिए, तो उनको अलग से पूड़ियाँ आती है, वो पूड़ियाँ देते हैं। हाँ, मेटाबोलाइट वो सब मिला के हम दे देते हैं उसमें, मिनरल मिक्सचर जो भी होता है। और गोबर रखने के बाद में फिर बाँट डालते हैं, चारा और बाँट। आधे आदमी चारा डालते हैं, पीछे पीछे से बाँट डालना स्टार्ट करते हैं 4 आदमी। चारा बाँट डालने के बाद में करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब इनको पानी वानी पिला के नहला धुला के, और जो पशु अंदर रहते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद में फिर 2-3 घंटे तक भैंस अपनी जो भी है चारा बाँट खा के आराम से बैठी रहेगी पूरे दिन भर। उसके बाद में 3 बजे करीब 3 साढ़े 3 बजे पशुओं का दूध निकालना फिर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में फिर वैसे ही जो सुबह किए थे वैसे फिर वही चारा बाँट डाल के शाम को फिर करीब 6 साढ़े 6 बजे इनको पानी वानी पिला के, और सर्दियों के मौसम में हम अंदर पशुओं को रखते हैं, और गर्मियों के दिनों में बाहर खुले मैदान में हम उनको रख देते हैं, पशुओं को बांध देते हैं। उसी तरीके से रोजाना का ये दिनचर्या है इनकी पशुओं की। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, इलाज से बेहतर बचाव होता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये पशुपालक, जो अपने पशुओं को बीमारियों और परजीवियों से बचाने के लिए कुछ जरूरी उपायों को अपनाते हैं। वे इस प्रकार से है। इसके अलावा जैसे पशुओं में जो रोग आता है ना, उसके लिए साल में 2 बार हम टीकाकरण करवाते हैं। जो सरकार की तरफ से एक अभियान भी आता है, उसके तहत टीका लगाया जाता है वर्ष में 2 बार। तो उससे जैसे खुरपका मुँह पका वाला रोग होता है ना, वो एकदम न के बराबर होता है। एक तो वो करवा लेते हैं, दूसरा है जैसे भैंस गाय के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उनको क्या है जैसे कीड़ों की गोली देते हैं हम 3 महीने पे। सामी ग्याबिन होती है उसके लिए अलग से गोली आती है, जो नई ग्याबिन होती है उसके लिए अलग से आती है, वो हम एक डायरी में लिख देते हैं। हम डेट लिख के रखते हैं, ग्याबिन होती है उसकी भी, ब्याई है उसकी भी, कि कितनी तारीख को ब्याई है, पिछली बार कितनी तारीख को ब्याई थी, और ये पशु ग्याबिन हुआ नहीं हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ, उसके लिए हम विशेष ध्यान रखते हैं। एक आदमी को हम इसी के लिए लगा रखें। जो जूं परजीवी जो होते हैं ना चमड़ी में, उसके लिए हम इंजेक्शन समय समय पे डॉक्टर को बुला के, और डॉक्टर एक आता है तो वो हर 10 दिन से 5 दिन से हमारे पूरे पशुओं को चेक करके घूम के, और सारे जानवरों में जो जो दिक्कत होती है उसके लिए एक डॉक्टर आता है। मतलब 5 या 10 दिन में वो एक चक्कर मारता है। ज़्यादा दिक्कत होती है तो फ़ोन करके हम बुला लेते हैं उसको। तो पूरे मतलब पशुओं को देख रेख वो डॉक्टर की नज़र में रहता है इनकी। कुल मिलाकर जो खर्चा होता है वो 14,900 रुपये हमारा खर्चा हो जाता है पर डे का। 24,960 रुपये का पर डे का दूध होता है हमारा। उसमें से पर डे की जो बचत है वो करीब करीब हमारे आ जाती है यहाँ पे 10,060 रुपये। 10,060 रुपये पर डे की बचत आ जाती है हमारे। उसी हिसाब से हम जैसे महीने का करते हैं तो बचत 3,01,800 रुपये की हमारे को पर मंथ बचत आती है, सब खर्चा काट पीट के। और सबसे मेन बचत यहाँ दूध ही में नहीं है, इनमें जो हम लाख रुपए की भैंस लेके आते हैं हरियाणा से, तो उसकी लाख ही रुपए की पाड़ी तैयार होती है। इसके अलावा जैसे हमारे गोबर जो खाद होता है
खेतों में डालने के लिए, तो करीब 10 ट्राली पर मंथ गोबर का खाद हो जाता है। तो 1000 रुपये के हिसाब से हम बेच भी देते हैं। कोई लेके जाने वाले बहुत से लोग लेके जाते हैं हमारे पास में 1000 रुपये, तो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमारा गोबर में वो बचत एक अलग से आ जाती है, एक्स्ट्रा बचत आ जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रजवाना, जिला बुलंदशहर के कमलेश चौधरी ने। आपने आम की पुरानी बागों को पुनः उत्पादक बनाने के लिए जीर्णोद्धार तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आम का जीर्णोद्धार हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी तकनीक है, इसलिए कि इस समय नए बाग लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमारे जो पुराने बाग हैं धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, उसमें तमाम प्रकार के रोग लगते जा रहे हैं और बहुत सारी कमियां हैं उसमें, जिसके कारण जो है पौधे अफलत में आ रहे हैं, पौधे बड़े होके आपस में सट जा रहे हैं, सटने के बाद फलत कम हो जा रही है, ऊपर से धूप ज़मीन तक कम आना फंगस और कीड़ों का प्रकोप बढ़ने का मूल कारण हो रहा है, जिसके कारण जो है कटाई छटाई और जीर्णोद्धार, कटाई छटाई जिसको कैनोपी मैनेजमेंट बोलते हैं और जीर्णोद्धार जिसको पुनर्जीवन, पौधे को पुनर्जीवन देने का काम जीर्णोद्धार के द्वारा किया जाता है। जीर्णोद्धार खासकर आम के जीर्णोद्धार या किसी भी जीर्णोद्धार के लिए दिसंबर जनवरी में आप आम के जीर्णोद्धार का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जीर्णोद्धार की प्रक्रिया कर देने से पौधा या पूरा बाग पुनः जीवित हो जाता है, पुनः नया हो जाता है। आम के पुराने, घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी वृक्षों की सभी अवांछित शाखाओं को पहले चिन्हित कर लेते हैं। चिन्हित शाखाओं की भूमि सतह से लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई पर आरी से कटाई करते हैं। इसके लिए हमारे किसान भाई आम के पेड़ को 4 से 5 मीटर ऊपर से पूरी तरह से कटाई कर देनी चाहिए। 4 से 5 मीटर ऊपर से सभी डालियों को काट देना चाहिए और दिसंबर जनवरी के महीने में करते हुए किसान भाई डरना नहीं चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें वापस इसमें कल्ले आएंगे कि नहीं आएंगे, उसमें कल्ले ज़रूर आएंगे। जब आप प्रैक्टिस पूरा करेंगे तो पूरी तरह से 4-5 मीटर ऊपर से कटाई कर देनी चाहिए। कटाई के लिए शक्ति चालित आरी अधिक उपयुक्त रहती है। सूखी, रोग ग्रसित एवं पेड़ के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। कटाई करते समय हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि डालियां फटे ना, तेज धार वाली आरी से काटना चाहिए या जो इलेक्ट्रिक आरी आती है उससे काटना चाहिए। डालियों को काटते समय सबसे पहले नीचे से थोड़ा काट के तब जो है उसको ऊपर से कटाई करना चाहिए, जिससे कि डालियां फटे ना। डालियां अगर फटती हैं तो उसमें बहुत सारे रोग व्याधि लगते हैं, तो उसके ऊपर की डालियां काट के उस पर ब्लू कापर नाम की दवा का घोल बना के कटे हुए भाग पे लगा देना चाहिए और पूरी तरह से हेडबैक कर देना चाहिए। कटाई के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदीनाशक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 250 ग्राम अरंडी का तेल उचित मात्रा में पानी में मिलाकर तैयार लेप करें और लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाएं, ताकि सूक्ष्म जीवाणुओं तथा रोगों का संक्रमण न हो सके। इसके बाद जो हमारा 4-5 मीटर का जो तना या जो पौधा बचता है, फिर उसको हमें अच्छी ढंग से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि उसमें जो भी छेद हैं, जो भी कीड़े लगे हुए हैं, बहुत सारे कीड़े उसमें छेद करके तने के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें जो है तने के अंदर होने के नाते बहुत सारे दवाओं का प्रकोप उनके ऊपर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए सबसे पहले उस पर पेड़ पे चढ़ के अच्छी तरह से जहाँ भी कीड़े लगे हों या छेद हो उसको साइकिल की तीली से या मोटा छेद हो तो उसको बड़े एंगल से तार से उसको साफ़ करना चाहिए। साफ़ करने के बाद उस छेद में नुआन नाम की दवा, कोई फ्यूमिगेशन वाली दवा जो गैस बनाए, इस तरह की दवा का प्रयोग कर सकते हैं आप। उसके लिए नुआन सबसे बेस्ट है
ऐसे कोई दवा घर पे न रहने पे आप पेट्रोल मिट्टी के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी से बंद करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जितने छेद हों उसको बंद करके दवा डाल के नीचे जो है, नीचे तने में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लू कॉपर के नाम से भी आता है, वो और चूना वो लगा के तने की पुताई कर देनी चाहिए, जिसमें जो फंगल डिजीज़ हैं जो और कीड़ों का वो है, उससे जो है वो निदान मिल जाएगा। इसके बाद हमारे किसान भाई पेड़ के बाग को कटाई छटाई के बाद उसकी सफाई करके उसकी जुताई अच्छे से कर दें। पूरे खेत की जुताई बढ़िया से करके उसमें जो है अच्छे तरह से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लू कॉपर, बोरेक्स और चूना, इन तीनों का प्रयोग जो है 200 ग्राम बोरेक्स, 100 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 200 से 250 ग्राम बुझा चूना, ये पर प्लांट जो है प्रयोग, और साथ ही साथ सड़ी गोबर की खाद कम से कम, अगर बड़ा पेड़ है जीर्णोद्धार योग्य है तो उसमें कम से कम 1 कुंटल प्रति पेड़ सड़ी गोबर की खाद डाल के उसको खेत में उसको पूरी तरह से मिला देना चाहिए और उसके बाद जुताई करा देनी चाहिए। इसके बाद हमारे किसान भाई ध्यान दें कि जब जो है जनवरी लास्ट में या फरवरी तक जब पौधे में कल्ले आने लगें तो कल्ले जो स्वस्थ हों, बहुत सारे कल्ले एक तरफ से आएंगे, जब जो कल्ले स्वस्थ हों उनको रखते हुए कल्लों का विरलीकरण बहुत आवश्यक है। आप उतना ही कल्ला रखेंगे जितना आपको आवश्यक है और पुनः जो है अपने पुराने बाग को नए स्थिति में ला सकते हैं, जिसको फिर आप 40-50 साल के लिए वो बाग आपका तैयार हो जाएगा, जो कि आपका बाग खत्म होने वाला था। इसलिए ये बहुत ही अच्छी तकनीक। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaataup@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लहसुन की खेती से अच्छा लाभ लेने के लिए सफल किसान का अनुभव। गेहूं
की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।